नेपाल से भी आए हुए सारे माननीय अतिथिगण प्रतिकूल परिस्थिति में कोविड-19 के पश्चात आए हुए सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमको पता है कि ट्रेनें देर से चल रही है। मेरी स्वयं की ट्रेन जो 19 तारीख को चलनी थी वो 20 तारीख को चल के कल सुबह यहाँ पर पहुंची है। तो इस सारी परिस्थितियों में बारिश चल रही है। इस परिस्थिति के चलते भी यहाँ पर सिर्फ देश प्रेम इस भाव से आए हुए सारे मेरे मित्र परम पूजनीय जगत गुरु अमृतानंद देव तीर्थ जी शंकराचार्य सर्वज्ञ शारदा पीठ कश्मीर, इनका आगमन हो चुका है किंतु उनकी भी ट्रेन देर से आई। माननीय बाबूजी रघुनंदन जी शर्मा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे भी अभी ट्रेन में हैं, उनकी भी ट्रेन 7 घंटे लेट चल रही है। भारत रक्षा मंच एक विचार के तौर पर बना। हिंदुस्तान के ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना 27 जून 2010 को हुई। गुरुवर्य सूर्यकांत जी केलकर जी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जो संकट आ रहा था उसको सामने देखते हुए ये एक राष्ट्रव्यापी संकट है और किसी न किसी दिन यह संकट भारत को अंदर से खोखला करेगा। इस भावना से और भारत की रक्षा करना न केवल हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस जो हमारे सैन्य दल है ना ही उनकी केवल ये जिम्मेदारी है किंतु हर राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी नागरिक की ये जिम्मेदारी है। इस भावना से अपने आयुष्य की 70वीं साल में संघ से निवृत्ति लेकर भारत रक्षा मंच की स्थापना की। अब भारत रक्षा मंच जब बना तो निश्चित ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि ऐसे कई हिंदू संगठन हैं जो यही काम करते रहते हैं। संघ की व्यवस्था में ऐसे अनेक उपक्रम हैं जो देश के प्रति समर्पित हैं किंतु बांग्लादेशी घुसपैठ ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर पूरी तरह से कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा था। यह बात निदर्शन में आने के बाद इस विषय पर एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया 2010 में, जिसके चलते भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई। भारत रक्षा मंच पिछले 12 साल से निरंतर सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ ही नहीं किंतु एनआरसी, सीएए, समान जनहित संहिता, परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है। स्वामी जी आइए। मैं माननीय अब जब यह संकट सामने दिख रहा था तो इस पर कृति करना आवश्यक था और सूर्यकांत केलकर जी का जो पूरा प्रयास रहा है कि चुप नहीं बैठना है, क्योंकि अन्याय जितना करके अन्यायी बनता है उतना सहन करके भी अन्यायी बनता है। इसके चलते भारत रक्षा मंच की स्थापना करके उन्होंने प्रवास शुरू किया। अपनी 71वीं साल में पूरे देश में भ्रमण किया, सारे राज्यों में प्रवास किया, संगठन बनाना शुरू किया। संघ से बहुत सहाय मिला। स्थानिक उनके जो कार्यकर्ता थे वे स्वयं मध्य भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सहकार भारती के रह चुके हैं। तो उनका प्रवास निश्चित ही होता था, सारे स्नेही मिलते गए, काफिला बनता गया और आज जो हमको दिख रहा है, ये जो संख्या दिख रही है, ये आधी से भी कम है जो कि लोग यहाँ पर पहुंच नहीं सके। लेकिन भारत रक्षा मंच ने जो काम शुरू किया उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी सहारा और हर राज्य में, उस राज्य के हर प्रांत में जो अपने कार्यकर्तागण सक्रिय थे, उन्होंने वहां पर सरकार अपनी हो या दूसरे दल की हो, उन्होंने अलग अलग दबाव गुट बनाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास बिल्कुल वहां पर किया। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो एक
नीति के तहत, एक साजिश के तहत बांग्लादेशी मुसलमान जो असम बॉर्डर से हिंदुस्तान में लाए जाते थे, उनकी संख्या तकरीबन 3000 से 5000 थी। अब तो हालांकि बॉर्डर सील हो चुकी है, किंतु उन दिनों 10 साल पहले ये जो परिस्थिति थी, जब भी बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश से चल के हिंदुस्तान आता था, वह यहाँ पर आने से पहले असम में और पश्चिम बंगाल में जो इनके दलाल हुए करते थे, उन्होंने इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनको सबको बना के रखने की इनकी साजिश होती थी। इनके सबके जो मूल दस्तावेज थे वो पश्चिम बंगाल और असम में रहते थे, और ये सारे हिंदुस्तान के विविध राज्यों में किसी ना किसी काम पर लगवा दिए जाते थे, और इलेक्शन के दौरान ये सारे लोग वापस या तो पश्चिम बंगाल या असम जाते थे, ऐसा निदर्शन में आया। जब भी कोई वहां पर नहीं जाता था तो ये दलाल लोग जो थे, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके सरकार को देने की धमकी देते थे, जिसके चलते वहां पर वह व्यक्ति किसी भी कारण से यहाँ आया हो, वह डर के वहां पर वोटिंग करने जाता था। और इसकी वजह से जो असम में और पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो बना था, उसका संतुलन पूरा बिगड़ गया था। अब एनआरसी लगने के बाद ये मात्रा जो इलीगल इमिग्रेंट्स के अंदर आ रही है, भारत में जो बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ हो रही थी, वह कम हो गई, पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, लेकिन इस पर हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। अब भारत रक्षा मंच का यह कहना है कि जिस तरह से, जिस धरती पर उपमन्यु हजारिका की रिपोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सादर की गई और उसके बिना पर एनआरसी बनी, उसी धरती पर पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लागू की जाए, और पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी बांग्लादेशी मुस्लिम है, किसी भी कारण होगा, उसकी पहचान की जाए और उसको वापस डिपोर्ट किया जाए। अब नैसर्गिक तौर पर इनसे जो प्रतिवाद आ रहा था वो ये था कि बांग्लादेशी मुसलमान ये वहां से पीड़ित होकर निकला है और अपनी उपजीविका का साधन बनाने के लिए वह हिंदुस्तान आया है। इसके चलते हमने ये मांग की कि अगर वैसा है तो वह व्यक्ति सामने आए, उसको वर्क परमिट दिया जाए। इस्लामिक देशों में, फिर वो दुबई हो या 7 अरब अमीरात हो या सऊदी अरेबिया हो, वहां पर वर्क परमिट दिए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्क के लोग जो वहां पर आते हैं उनको दिया जाता है। उसी धरती पर भारत में भी यह व्यवस्था लागू की जाए, यह सबसे बड़ी मांग थी, है और रहेगी। दूसरी बात, जो समान जनहित याचिका है, जो हमारा सेंसस कहता है कि 2045 तक भारत में इस्लामिक जनसंख्या जो है वो एक साजिश के तहत बढ़ते बढ़ते 45 से 50% होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके चलते जो असंतुलन निर्माण होगा और उसके बाद जो खतरे निर्माण होंगे, उसकी एक प्रचिति हमने कश्मीर में भी देख चुके हैं। इसी के साथ जब हमारे भारत के एक राजदूत पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो एक उनमें संवाद हुआ था पाकिस्तानी मंत्री और इनके बीच। वह एक आंख खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी ना किसी दिन भारत को जीत के रहेंगे। तो हमारे जो राजदूत थे उन्होंने कहा, कैसे? आप 3 बार तो आक्रमण कर चुके हो। तो उनका उत्तर यह था, आक्रमण हमने ही तो किया था। ये उन्होंने आके रिपोर्ट कर दिया। अब जब उन्होंने ये वक्तव्य किया तो इसके 2 अर्थ निकलते थे। एक, जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और इस्लामिक आक्रमण बढ़ता रहेगा और वो होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन अंदर से हम कैसे जागृति ला सकते हैं, तो वो जागृति करने का एक प्रयास भी भारत रक्षा मंच करता है। हमारे हर कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, वो अपने अपने स्तर पर जितना काम कर सकते हैं वे कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, माननीय गडकरी जी को अगली मीटिंग के लिए निकलना है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो भारत रक्षा मंच से जुड़ा हुआ है, उन्होंने हमारे साथ कम से कम 10-10 लोग भी जोड़े, तो आज की तारीख में हमारी जो कार्यकर्ताओं की संख्या पूरे देश भर में 15,000 से ज्यादा है, वो सीधा बढ़ के 1.5 लाख से 2 लाख हो जाएगी। अब अगर हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले कि एक व्यक्ति ने सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है और उसको कहना है कि आप 10 लोग जोड़ो, तो ये बढ़ता रहेगा। और मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, हिंदुस्तानी मुसलमान
ये मूल मुसलमान नहीं है। इसको प्रताड़ित किया गया और इसका धर्म परिवर्तन किया गया, जबरदस्ती से किया गया। वो 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, 300 साल पहले हो, इसका कोई मायना नहीं है, लेकिन वह मूल हिंदू है। तो हमारा आह्वान है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हमारा यह आह्वान है कि अगर आप चाहे, आप मूल हिंदू हैं, आपका खून हिंदू है, आपका डीएनए हिंदू है, आज की तारीख में अगर आप फिर से घर वापसी करना चाहते हैं तो आप पूरी ईमानदारी से हिंदू धर्म को फिर से स्वीकारें। हम आपका हाथ खोल के स्वागत कर रहे हैं। ये संदेश पूरे देश में जाने दीजिए और इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जब मक्का शरीफ जाता है तो वहां पर उसको हिंदू कहा जाता है, उसको मुसलमान नहीं कहा जाता। वह हिंदू था, वो हिंदू है, वो हिंदू रहेगा। कुछ चीजें बदलने से, थोड़ी सी चीजें बदलने से और किताब अलग पढ़ने से आप अगर मुसलमान हो गए, ये अगर किसी को गलतफहमी है तो वो मन से पूरी तरह से दूर कर दे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आप सबको आह्वान करता हूं, इस वास्तु में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यालय है, यहां पर सारे अभ्यास वर्ग होते हैं, इस वास्तु में आप आए हैं। आप इसकी पवित्रता को सब निरंतर अखंडित रखेंगे। पूरे अनुशासित पद्धति से अगले 3 दिन यहां पर अपना अधिवेशन चलेगा। पहली सीटी पर और पहले आवाहन पर कार्यकर्ताओं के आप अपने कक्षों में होंगे। इसके चलते जो सत्र होंगे, सत्र में सारे लोग उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति ली जाएगी। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि यहाँ पर आप अपने कक्ष में सो सकते हैं, तो वो गलतफहमी आप निकाल दें। यहाँ पर अनुशासित तरीके से चीजें होंगी। आप भोजन कक्ष में भी जाएंगे तो वहां पर भी अन्न झूठा नहीं छोड़ेंगे, ये आप बात ध्यान रखें। हम कहते हैं हिंदू धर्म में अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उसको आप जाया नहीं जाने देंगे। ये आपसे सबको विनती है। आप सब यहाँ पर आए, आपका सबका स्वागत, धन्यवाद। अगले 3 दिन आपके प्रशिक्षण शिविर होगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंचासीन सारे महानुभावों का और माननीय शंकराचार्य जी को नतमस्तक होके नमन करता हूं। धन्यवाद।